बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS610 का लेक्चर नंबर 32 जो है वो कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है जी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन दोस्तों ये होता है कि जब हम अपने ओरिजिनल डाटाग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये चीज़ भी यहाँ पे लिखी हुई है कि जब हम डाटाग्राम को डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर MCQs के लिए इंपॉर्टेंट बात है, और अगर आपको ये शॉर्ट में सर पूछते हैं व्हाट इज़ फ्रेगमेंटेशन तो आप ये पैराग्राफ लिख दोगे वहाँ पर शॉर्ट के अंदर, और MCQs के लिए भी इसको आपने याद करना है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है फ्रेगमेंटेशन इन्फॉर्मेशन इज कीप्ड इन सेपरेट एक्सटेंशन हेडर। कहता है जो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन की जो मालूमात होती है उसको हम कहाँ पे महफूज करते हैं, उसको हम सेपरेट एक्सटेंशन हेडर के अंदर जो है वो महफूज करते हैं। ईच फ्रेगमेंट हैज़ बेस हेडर एंड फ्रेगमेंटेशन हेडर। कहता है जो हमारे पास एक फ्रेगमेंट होता है उसके पास बेस हेडर भी होता है और साथ ही साथ उसके पास फ्रेगमेंटेशन हेडर भी होता है। एंटायर डाटाग्राम इंक्लूडिंग ओरिजिनल हेडर। कहता है जो हमारे पास पूरे का पूरा एक डाटाग्राम होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ओरिजिनल हेडर में भी फ्रेगमेंटेड, उसके अंदर वो पूरे का पूरा ओरिजिनल हेडर होता है जिसको फ्रेगमेंट किया गया है, जिसको हिस्सों में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आगे ये आपके MCQ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है IPv6 सोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेगमेंटेशन। कहता है जो IPv6 का जो सोर्स है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फ्रेगमेंटेशन के लिए, लेकिन वो इंटरमीडिएट राउटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि IPv6 का जो सोर्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रेगमेंटेशन के लिए, लेकिन वो इंटरमीडिएट राउटर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो नहीं होता। आगे राउटर्स सिंपली ड्रॉप डाटाग्राम्स लार्जर देन नेटवर्क MTU। कहता है जो हमारे पास राउटर्स होते हैं ना वो सिंपली डाटाग्राम्स को ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, लार्जर देन ज़्यादा, किससे किससे ज़्यादा, नेटवर्क MTU से, यानी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से ज़्यादा जो है वो डाटाग्राम्स को ड्रॉप करते हैं। सो सोर्स मस्ट फ्रेगमेंट डाटाग्राम्स टू ईच डेस्टिनेशन। कहता है जो हमारे पास सोर्स होता है ना फिर वो हमारे हर डाटाग्राम को जो है फ्रेगमेंट करता है। क्यों? ताकि वो उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जा सके। ठीक है। उसके बाद आगे ये आप डेफिनेशन है किसकी, MTU डिस्कवरी क्या होती है, तो कहता है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द पाथ MTU इज नोन एज पाथ MTU डिस्कवरी। तो ये इसकी डेफिनेशन कहता है जब हम, यानी वो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम MTU के पाथ को लर्न करते हैं, सीखते हैं, कहता है उस अमल को हम क्या कहते हैं, पाथ MTU डिस्कवरी कहते हैं। आगे यूज ऑफ मल्टीपल हेडर्स, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। सर पूछ सकते हैं कि यूज ऑफ मल्टीपल हेडर्स, यानी हम IPv6 है उसके अंदर मल्टीपल हेडर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये बताओ। तो दोस्तों अगर आपको पेपर के अंदर शॉर्ट या लॉन्ग के अंदर सर पूछें कि IPv6 के अंदर मल्टीपल हेडर्स को यूज़ करने के फ़ायदे लिखें तो आपने ये 3 फ़ायदे लिखने हैं। पहला फ़ायदा है, अगर 3 नंबर में आए तो फिर आप चाहे सिर्फ नाम लिख दें, अगर ये लॉन्ग में आए तो फिर आगे इनकी थोड़ी थोड़ी वजाहत भी आप करेंगे। तो पहला फ़ायदा है एफिशिएंसी, दूसरा फ़ायदा है फ्लेक्सिबिलिटी और तीसरा फ़ायदा है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। अब इनको बारी-बारी थोड़ा-थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखें, कहता है अगर हम IPv6 के अंदर मल्टीपल हेडर्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसका पहला फ़ायदा क्या होगा, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे होगी, एफिशिएंसी इस तरह से होगी, कहता है हेडर इज़ ओनली एज़ लार्ज एज़ नेसेसरी। यानी कहता है IPv4 में क्या था, IPv4 में दोस्तों ये होता था कि वहाँ पे एक ही फिक्स हेडर था, वहाँ पे मल्टीपल हेडर आप इस्तेमाल नहीं थे कर सकते। जबकि IPv6 में क्या होता है कि हम एक हेडर की बजाय मल्टीपल हेडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो IPv4 में क्या था कि चूंकि एक ही फिक्स हेडर था तो उसके अंदर आपके पास फिक्स इंफॉर्मेशन थी, वो चाहे आपको उस अजाफी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है या नहीं है, आपने फिर भी उसको साथ भेजना ही भेजना है। जिससे क्या होगा कि देखें एक इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो फिर भी आपको फिक्स साथ भेजनी पड़ रही थी, जिससे क्या होगा ट्रैफिक साइज़ ज़्यादा हो जाएगा पैकेट का, जिससे क्या होगा कि वो चीज़ देर से जो है वो आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखें, एक बुक आपने किसी बंदे को भेजनी है, ठीक है? अब आप उस बुक के साथ कुछ अज़ाफ़ी कागज़ात भी साथ भेज दो, तो ये क्या है? मुश्किल काम ही है। लेकिन अगर मैं आपको ये सहूलत दे दूँ कि जनाब अगर आपने किसी को बुक भेजनी है तो आप उसके साथ अज़ाफ़ी मालूमात भेजने की आपको ज़रूरत नहीं है।
तो आप क्या करोगे? आपको बड़ा अच्छी बात है ये तो कि मैं मुझे सिर्फ़ बुक ही भेजनी पड़ेगी, कोई इज़ाफ़ी मालूमात साथ या इज़ाफ़ी इन्फॉर्मेशन साथ भेजने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ दोस्तों IPv4 और IPv6 में डिफ़रेंट है कि IPv4 जो है, उसके अंदर क्या होता है, फ़िक्स एक ही हेडर है, उसमें सारी की सारी फ़िक्स इन्फॉर्मेशन है। इज़ाफ़ी मालूमात भी जो चाहे आपको ज़रूरत है उसकी या नहीं है, आपने उसके साथ भेजनी ही भेजनी है। लेकिन मल्टीपल हेडर यानी IPv6 में क्या होता है कि इसमें जो कि मल्टीपल हेडर्स होते हैं, लिहाज़ा हर हेडर के पास सिर्फ़ उतनी ही इन्फॉर्मेशन होती है या उतना ही हेडर सिर्फ बनाया जाता है जितनी उसको मालूमात की ज़रूरत है। इज़ाफ़ी मालूमात उसमें ऐड नहीं की जाती, जिससे क्या होता है, हमारी नेटवर्क की एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है? कहता है इट कैन ऐड न्यू हेडर्स फॉर न्यू फीचर। कहता है IPv4 में क्या था कि आप एक से ज़्यादा हेडर ऐड नहीं कर सकते, जबकि IPv6 में चूँकि हमारे पास मल्टीपल हेडर की ऑप्शन है, लिहाज़ा यहाँ पे क्या है कि अगर आपने कोई नया फीचर ऐड करना है तो उस नए फीचर के लिए आप नया हेडर जो है वो किसी भी टाइम IPv6 के अंदर ऐड कर सकते हो या अपनी डाटा के अंदर नया हेडर हेडर जो है वो ऐड कर सकते हो, किसके लिए? नए फीचर के लिए। तो ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि मतलब जब मर्ज़ी हम अपनी मर्ज़ी उसको मोल्ड कर लेते हैं। हमें ज़रूरत है नए फीचर की, हमने साथ नया हेडर जो है वो अटैच कर दिया। हमें ज़रूरत नहीं है नए फीचर की, हमने वो जो एक्स्ट्रा हेडर था वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये क्या फ्लेक्सिबल है, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। आगे इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट दोस्तों क्या होती है? कहता है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट बेसिकली ये है, इट कैन ऐड प्रोसेसिंग फॉर न्यू फीचर टू टेस्टेड अदर राउटर्स विल स्किप दीज हेडर। अब देखें, अगर एक ही हेडर हो, जैसे IPv4 में एक ही हेडर होता है, अब उस हेडर की राउटर को समझ नहीं आ रही। ऐसे भी तो होता है ना कि लाज़मी तो नहीं कि आपके हर हेडर की राउटर को समझ आ रही हो और वो आगे उसको पास कर दे, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो राउटर को आपके हेडर की समझ नहीं आ रही तो क्या कर देगा, वहीं पे आपके डाटा को डिस्कार्ड कर देगा, जिससे क्या होगा, आपका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन IPv6 में क्या होता है, चूंकि यहाँ पर मल्टीपल हेडर्स होते हैं, तो अगर एक हेडर की राउटर को समझ नहीं भी आई तो बाकी जो रिमेनिंग हेडर्स हैं जिनको जिनकी उसको समझ आ गई है उनको क्या करेगा, वो आगे भेज देगा। जिसकी उसको सिर्फ समझ नहीं आई उसको वो डिस्कार्ड कर देगा। तो ये फायदा दोस्तों मल्टीपल हेडर यूज करने का कि इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट के मतलब जिस फेज की हमें समझ आ गई है वो हमने आगे भेज दिया, जिसकी समझ नहीं आई उसको वहीं पे डिस्कार्ड कर दिया। तो ये इसके फायदे थे। आगे दोस्तों IPv6 एड्रेसिंग आपको बताई गई है, जिसमें आपको कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग बताई गई हैं। ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि IPv6 के अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ एड्रेसेस यूज किए जाते हैं, ये आपने याद करना है। सबसे पहले यहाँ पे कहता है IPv6 यूजेस 128 बिट एड्रेस। कहता है IPv6 के अंदर 128 बिट का एड्रेस होता है। A 128 बिट एड्रेस इंक्लूड नेटवर्क प्रीफिक्स एंड होस्ट सुफिक्स। कहता है जो हमारे पास 128 बिट का एड्रेस होता है ना IPv6 के अंदर, कहता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक नेटवर्क का प्रीफिक्स होता है और दूसरा होस्ट का सुफिक्स होता है। नेटवर्क प्रीफिक्स बेसिकली हमारे पास नेटवर्क आईडी होती है और होस्ट सुफिक्स बेसिकली हमारे पास वो कंप्यूटर होता है जिस कंप्यूटर को हमने डाटा पहुंचाना होता है। आगे कहता है एन एडवांटेज, ये आपका इंपॉर्टेंट आगे शॉर्ट क्वेश्चन है। एन एडवांटेजेस ऑफ IPv6 एड्रेसिंग इज दैट इट हैज नो एड्रेस क्लासेस। ये आपको सर पूछ सकते हैं कि बताओ IPv6 के पास एड्रेस क्लासेस होती हैं कि नहीं होती। तो ये आपको सर शॉर्ट में पूछ सकते हैं और MCQs में भी पूछ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि IPv6 का जनाब IPv6 के एड्रेसिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि उसके पास एड्रेस क्लासेस नहीं होती। और एड्रेस क्लासेस ना होने की वजह से फ़ायदा क्या होगा कि जनाब हमारे पास जो प्रीफिक्स और सुफिक्स है उसकी कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती। मतलब ये नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि मतलब प्रीफिक्स इतना होगा सुफिक्स इतना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रीफिक्स और सुफिक्स को अपनी मर्जी से उसकी बाउंड्री कहीं भी एंड कर सकते हो। यही दोस्तों इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है एड्रेस क्लासेस ना होने का IPv6 के अंदर। ठीक हो गया? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि IPv6 में एड्रेस क्लास नहीं होती और इस एड्रेस क्लास ना होने का फ़ायदा क्या है कि प्रीफिक्स और सुफिक्स बाउंड्री कैन फॉल एनीवेयर, वो कहीं भी खत्म की जा सकती है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, सर अगर पेपर में शॉर्ट में पूछें तो आपने सिर्फ इनके नाम लिखने हैं कि हमारे पास जो IPv6 में स्पेशल टाइप्स की एड्रेसेस होते हैं वो कौन-कौन से हैं? यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और क्लस्टर। ये 3 तरह के स्पेशल टाइप्स ऑफ एड्रेसेस हैं IPv6 के अंदर। और अगर ये सर आपको लॉन्ग में पूछे तो फिर आगे आपने इनकी वजाहत भी लिखनी है कि यूनिकास्ट दोस्तों एक ऐसा स्पेशल एड्रेस होता है IPv6 के अंदर जो तब यूज़ किया जाता है जब आपने एक सिंगल कंप्यूटर को डाटा जो है वो सेंड करना हो। जैसे मान लो कि आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी एक सिंगल पर्सन को डाटा सेंड कर रहे हो या मैसेज सेंड कर रहे हो, तो ये क्या है? ये बेसिकली यूनिकास्ट की एग्जांपल होगी। ऐसे दोस्तों मल्टीकास्ट क्या होता है? दूसरी जो स्पेशल टाइप ऑफ एड्रेस IPv6 का वो है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट एड्रेस हम IPv6 के अंदर ये स्पेशल जो स्पेशल टाइप्स है एड्रेस की, ये हम तब यूज़ करते हैं मल्टीकास्ट जब हमने एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को डाटा जो है वो सेंड करना हो और वो कंप्यूटर चाहे सेम नेटवर्क में हो या डिफरेंट नेटवर्क में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मल्टीकास्ट के अंदर आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स तक डाटा सेंड करते हो और वो मल्टीपल जो कंप्यूटर्स हैं वो एक सेम नेटवर्क में भी हो सकते हैं या डिफरेंट नेटवर्क में भी
हो सकते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है मल्टीकास्ट के अंदर। ये सेम वैसे ही है कि आपने एक मैसेज मल्टीपल लोगों को सेम मैसेज मल्टीपल लोगों को सेंड कर दिया व्हाट्सएप के ऊपर। दिस इज़ अ मल्टीकास्ट एग्जांपल। आगे क्लस्टर। क्लस्टर क्या है? क्लस्टर बेसिकली IPv6 के एड्रेस की एक ऐसी स्पेशल टाइप है जिसमें क्या होता है कि हम एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स में से किसी एक कंप्यूटर को डाटा सेंड करते हैं जो एक ही सेम नेटवर्क में मौजूद हों। मल्टीकास्ट में क्या था कि हम एक तो उसमें दो मल्टीकास्ट में और क्लस्टर में दो डिफरेंस हैं। मल्टीकास्ट में ये होता है कि चाहे आपके मल्टीपल कंप्यूटर जो हैं वो सेम नेटवर्क में हो या डिफरेंट नेटवर्क में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्लस्टर में क्या होता है कि आपके मल्टीपल कंप्यूटर का एक ऐसा ग्रुप कंप्यूटर्स का जो सेम नेटवर्क में हो। ये पहली चीज़ आपने याद रखनी है क्लस्टर में। दूसरा कि क्लस्टर के अंदर वो जो सेम ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है ना, जो सेम नेटवर्क में मौजूद है, उसके किसी एक कंप्यूटर को हम डाटा सेंड करते हैं, सारे कंप्यूटर्स को डाटा सेंड नहीं करते। ठीक है, तो ये क्लस्टर की जो है ना वो एग्जांपल है, सॉरी क्लस्टर की जो है वो वजाहत है। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों ये आपका एमसीक्यूज या शॉर्ट के अनुसार आपसे पूछ सकते हैं कि IPv6 एड्रेस नोटेशन कैसे की होती हैं। दोस्तों अगर आप IP अब यहाँ पे 203 तरह की नोटेशन उसने आपको बताई हैं। कहता है अगर हम IP, चूंकि आपको ये बात तो पता ना कि IPv6 के अंदर 128 बिट का एड्रेस होता है। कहता है अगर हम पहली जो उसने टाइप बताई है ना हमें, मतलब पहली जो नोटेशन बताई है वो ये बताई है, कहता है अगर हम IPv6 के एड्रेस को IPv4 की तरह डेसिमल नोटेशन में शो करें तो कहता है उसके लिए फिर आपको 16 डिफरेंट नंबर जो हैं वो डॉट के साथ शो करने पड़ेंगे। 16 डिफरेंट नंबर, जैसे ये 16 डिफरेंट नंबर्स हैं जो आप काउंट कर रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो, ये 16 डिफरेंट नंबर हैं और इन 16 नंबर्स को आपने डॉट के साथ डिफरेंट किया हुआ। देखो पहला नंबर 105, फिर डॉट, फिर दूसरा नंबर, फिर डॉट, फिर तीसरा नंबर। यानी वो कह रहा है कि IP पहली जो चीज़ है वो आपने याद रखनी है। ये आपके MCQs और शॉर्ट के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने IPv6 के 128 बिट के एड्रेस को डेसिमल नोटेशन में शो करना चाहें तो उसके लिए आपको 16 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। कितने नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं? 16 नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो 16 नंबर आपने कैसे लिखने होते हैं? सेपरेटेड विद डॉट, यानी पहला नंबर फिर आगे नंबर आप कोई भी लगा सकते हो। पहला नंबर देन आगे डॉट, दूसरा नंबर देन आगे डॉट, तीसरा नंबर देन आगे डॉट। इस तरह आपने 16 नंबर जो है वो डॉट के साथ सेपरेट करने होते हैं। ये है पहला तरीका IPv6 के 128 बिट के एड्रेस को डेसिमल में अगर लिखना हो तो तब। उसके बाद कहता है अगर आपने IPv6 के एड्रेस को हेक्साडेसिमल में शो करना हो तो कहता है उसके लिए बेसिकली 8 जो है वो हिस्से बनाए जाते हैं। कितने हिस्से बनाए जाते हैं? 8। याद रखिएगा दोस्तों, IPv6 जो है उसको हेक्साडेसिमल के अंदर 8 हिस्सों में शो किया जाता है। कितने हिस्सों में? 8। ये देखो 8 हिस्से हैं ना, एक पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। मुझे कैसे पता चला ये पहला हिस्सा ये दूसरा हिस्सा? क्योंकि दोस्तों जब ये कॉलन आता ना, बेसिकली IPv6 के अंदर हम अगर अपने IPv6 के एड्रेस को हेक्साडेसिमल में शो करें ना तो उसमें 8 हिस्से होते हैं और हर हिस्से को जो है वो कॉलन से अलग किया जाता है। ये जो कॉलन कॉलन नजर आ रहा है ना आपको, ये जो 2 डॉट हैं, इनसे बेसिकली अलग किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि IPv6 के अंदर हेक्साडेसिमल से शो करने के लिए 8 हिस्से होते हैं डिफरेंट। उन 8 हिस्सों को कॉलन से जो है वो अलग किया जाता है और हर हर हिस्से के अंदर 8 हिस्से हैं ना टोटल, हर हिस्से के अंदर 16 बिट्स होती हैं। कितनी बिट्स होती हैं? 16 बिट्स होती हैं। जैसे देखो ये आखिरी जो हिस्सा, इसमें भी 16 बिट है, इसमें भी 16 बिट है। मुझे कैसे पता चला इसमें 16 बिट है? अब आप सोच रहे होगे कि इस एक हिस्से में तो सिर्फ 4 जो है वो हमें नंबर शो हो रहे हैं, तो फिर ये जो है वो 16 बिट्स कैसे हैं? दोस्तों ये जो आपको एक डिजिट शो हो रहा है ना, बेसिकली इसकी 4 बिट्स हैं। एक डिजिट जो है वो 4 बिट का है, तो अगर 4 डिजिट्स हैं तो आप काउंट कर लो 4, 4 8, 4 12 और 4 16। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया था कि बेसिकली एक हिस्से के अंदर 4 डिजिट्स आपको शो हो रहे हैं, लेकिन वो हर डिजिट जो है 4 बिट्स का है। तो इस तरह जो है ना वो टोटल कितनी होगी? 16 बिट्स होगी एक हिस्से के अंदर और टोटल 8 हिस्से होते हैं। आगे उसने आगे बताया, कहता है अगर आपके IPv6 के अंदर कंटिन्यूअसली 0 आ रहे हों किसी जगह पे, तो कहता है उन कंटिन्यूअसली 0 को हम जो है वो इस तरह डबल डॉट से जो है वो शो कर सकते हैं, जिसको हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं, इससे शो कर सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये तीसरा रूल है IPv6 के एड्रेस को लिखने का। ये कहता है अगर IPv6 के अंदर सीरीज ऑफ जीरोस पाए जाएं, सीरीज ऑफ जीरो मतलब कंटिन्यूअसली 0 आ रहे हों किसी जगह पे, तो कहता है उन कंटिन्यूअसली 0 को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए कहता है हम ये वाले ऐसे ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे ये इसने यूज किया हुआ है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा IPv6 के अंदर आप ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सिर्फ एक दफ़ा यूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ नहीं कर सकते। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आगे लास्ट पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है
IPv6 एड्रेस विद 96 लीडिंग जीरो, लीडिंग कहते हैं स्टार्ट वाले। कहता है अगर IPv6 के, आपको पता है 128 इसकी टोटल बिट्स होती हैं IPv6 के अंदर। कहता है अगर पहले IPv6 के 128 टोटल बिट्स में से अगर पहली 96 बिट्स जो हैं वो जीरो हों, पहली 96 बिट्स क्या हों, कहता है अगर जीरो हों तो फिर कहता है उन 96 के बाद जो बाकी रिमेनिंग 32 बिट्स है ना, कहता है उनके लिए फिर हम IPv4 जो है वो मानते हैं उसको। आगे वाली मतलब अगर स्टार्टिंग के ऊपर कहता है 96 बिट्स अगर IPv6 की जीरो हो जाए ना, तो कहता है उसके बाद जो लास्ट वाली 32 बिट्स है ना, कहता है उनको हम जो है वो IPv6 का एड्रेस जो है वो मान रहे होते हैं। और वो जो स्टार्ट वाले 96 जीरो है ना, उनको बेसिकली हम इस स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से शो करते हैं। और उसके बाद फिर हम आगे जो अगली 32 बिट्स है ना, उनको बेसिकली IPv4 में शो कर रहे होते हैं। मतलब इस तरह से वन, आपको पता ना IPv4 कैसे होता है, इस तरह से होता है 192 आगे डॉट आगे 72.0.0 इस तरह से। तो दिस इज अ IPv6 96 लीडिंग जीरो रूल, ठीक है। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, डाटाग्राम्स कैन बी ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। कहता है डाटाग्राम जो होता है उसको ड्रॉप किया जाता है कहाँ पर, फ्लोर के ऊपर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे कहता है आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ICM स्टैंड फॉर, ICMP स्टैंड फॉर, कहता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये इसका स्टैंड फॉर है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यानी ICMP होता क्या, कहता है प्रोवाइड्स एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। कहता है ये बेसिकली एक एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। ये क्या है, एक एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है और इसका स्टैंड फॉर याद रखना है। और ये जो एमसीक्यू है डाटाग्राम कैन बी ड्रॉप्ड ऑन फ्लोर, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आगे इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको ये वाला, इंटरनेट लेयर कैन डिटेक्ट अ वेराइटी ऑफ एरर्स। कहता है बताओ कि ये जो ICM होता है यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, ये कितनी तरह के मतलब या कौन कौन से हमें एरर जो है डिटेक्ट करके देता है। या आपको ये भी सर पूछ सकते हैं कि इंटरनेट लेयर जो है वो हमें किस किस तरह के एरर जो है वो डिटेक्ट करके देती है। तो आपने इनके नाम लिखने हैं शॉर्ट के अंदर कि हमें ये डिफरेंट तरह के एरर जो है वो डिटेक्ट करके देता है इंटरनेट लेयर या फिर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। पहला एरर चेकसम एरर, दूसरा TTL एक्सपायर्स एरर, नो रूट टू डेस्टिनेशन नेटवर्क, और दूसरा कांट डिलीवर टू डेस्टिनेशन होस्ट। तो ये डिफरेंट तरह के जो एरर्स हैं ये हमें कौन डिटेक्ट करके देता है, इंटरनेट लेयर या फिर ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने याद कर लेना है। उसके बाद लास्ट में दोस्तों आपके पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैसेजेस के अंदर आपको सर पूछ सकते हैं कि जो ICMP है यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है वो हमारे पास क्या डिफाइन करता है। तो वो हमारे पास दो चीज़ें डिफाइन करता है, एक एरर डिफाइन करता है और दूसरा इंफॉर्मेशनल मैसेज डिफाइन करता है। ये भी इसकी डेफिनेशन है। तो ये आपने, अगर आपको डेफिनेशन आती है ICMP की, तो आपने ये दोनों बातें लिखनी है कि ICMP जो है वो प्रोवाइड्स एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म करता है और दूसरा ये हमें डिफाइन करता है एरर्स को और इन्फॉर्मेशन मैसेज को। अब ये दो चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, एरर्स और इन्फॉर्मेशन मैसेज दो अलग चीज़ें हैं। यानी इसका मतलब हमें समझ आ गई कि जो हमारे पास इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है ये हमें दो चीज़ें जो है वो डिफाइन करता है, एक एरर मैसेज डिफाइन कर रहा होता है और दूसरा इन्फॉर्मेशनल मैसेज जो है वो डिफाइन कर रहा होता है। अब सर आपको पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि ICMP के जो एरर मैसेजेस हैं उनकी लिस्ट लिखो या उनके नाम बताओ। तो ये इसके जो है वो एरर मैसेजेस के नाम है और ये इसके इन्फॉर्मेशनल मैसेजेस के नाम है। तो ये नाम आपने याद कर लेने हैं, आपको सर शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछ सकते हैं। अगर लॉन्ग में पूछेंगे तो फिर टाइप्स ऑफ मैसेजेस पूछ सकते हैं आपको लॉन्ग में, तो फिर आपने ये टाइप्स ऑफ मैसेजेस अगर पूछते हैं तो फिर आपने ये ICMP के एरर मैसेजेस के नाम भी लिखने हैं और इन्फॉर्मेशनल मैसेजेस के नाम भी लिखने हैं। और अगर सर शॉर्ट में पूछेंगे तो फिर सिर्फ इतने ही पूछेंगे, ICMP के या तो एरर मैसेजेस पूछेंगे या फिर आपसे इन्फॉर्मेशनल मैसेजेस पूछेंगे। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।